सुप्रभात बच्चों। हम लोग संस्कृत का तीसरा चैप्टर तृतीय पाठ पढ़ा रहे थे। पिछले क्लास में जब भी हम लोगों का आपस में मुलाकात हुई थी और तीसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था स्वावलंबनम। तीसरा चैप्टर था स्वावलंबनम। स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इसमें हमने बताया था कि आप कैसे आत्मनिर्भर बने, और जब तक हम अपना काम स्वयं नहीं करेंगे हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकेंगे। आपने महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा। देश के राष्ट्रपिता थे। महापुरुषों में उनकी गिनती होती है, महापुरुष थे, लेकिन उनके जीवन का एक उद्देश्य था सादा जीवन उच्च विचार। इसी में वो विश्वास करते थे और अपना काम स्वयं करते थे। यहाँ तक कि साबरमती आश्रम में वह सारा काम स्वयं करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हम इतने बड़े हैं, इतने विश्व प्रसिद्ध हैं और हम अपना काम कैसे करें। किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। आश्रम में साफ सफाई से लेकर के भोजन व्यवस्था तक, और यहाँ तक कि बकरी वगैरह या जो भी आश्रम में जानवर होते थे उनको चारा खिलाना। कहने का आशय है कि सारा काम वो स्वयं करते थे। किसी पर निर्भर नहीं रहते थे, किसी को आदेश नहीं देते थे कि आप ये काम करो। वो स्वयं अपना सारा काम करते थे, किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। यहाँ तक कि जो कपड़े पहनते थे उसके लिए चरखा से सूत स्वयं काटते थे। आपने देखा होगा साबरमती आश्रम का चित्र, फोटो उनके संग्रहालय का दिखाया जाता है साबरमती आश्रम में, तो चरखा अवश्य दिखाया जाता है, क्योंकि वो खाली समय से वो कभी खाली रहते ही नहीं थे। चरखा का सूत काटना, आश्रम की सफाई करना, झाड़ू लगाना, सब्जी काटना, चावल बीनना, सारा काम वो करते थे, स्वयं करते थे, किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में दो बच्चों की कहानी, दो दोस्तों की, दो मित्रों की कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है, एक कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने। एक मित्र धनी परिवार का था, धनाढ्य परिवार का था, एक बेचारा गरीब किसान का बेटा था, और दोनों में गहरी दोस्ती थी। धनाढ्य परिवार का जो लड़का था जिसका नाम था श्रीकंठ, वो उसके घर में नौकर चाकर थे, नौकरों के भरोसे उसका काम होता था। लेकिन जो दूसरा गरीब लड़का था जिसका नाम कृष्णमूर्ति था, वह अपना काम स्वयं करता था, क्योंकि वो गरीब परिवार का था, किसान परिवार का बेटा था। और किसान परिवार के बेटे की बात को सुनकर के बहुत बड़ी उसने बात कही कि स्वावलंबने तो सर्वदा सुखम एव। आत्मनिर्भरता में हमेशा सुख ही होता है, न कदापि कष्टम भवत, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। ये बात श्रीकंठ जो धनाढ्य परिवार का बेटा था उसको इतनी लग गई कि उसने ये संकल्प कर लिया कि नहीं, आज से मैं भी अपना काम स्वयं करूंगा। ये बात अंत में श्रीकंठ बोलता है, जो धनाढ्य परिवार का बेटा था, कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम नौकरों के अधीन नहीं रहेंगे, हम अपना काम स्वयं करेंगे। आपने कहानी पढ़ा होगा और कहानी आपको समझ में आई होगी, शब्दार्थ आपने देखा होगा। आज हम अभ्यास प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, गृहकार्य के अंदर जो कुछ लिखना है
कार्य में जो प्रश्न करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। कार्य में आपको प्रश्न एक के साथ 3 और इसी के साथ साथ 5 1 3 4 और 5 ये कार्य में करेंगे। बाकी सभी प्रश्न कक्षा कार्य में। जहां आपने पहला प्रश्न देखा कार्य में उच्चारण पूर्व उसमें लिखा हुआ है संख्यावाची पद। संख्यावाची पद आप कैसे लिखेंगे? बीच में आप लाइन खींच लेंगे इस तरह से और यहां पर लिखेंगे संख्या और यहां लिखेंगे संख्यावाची पद, क्योंकि इस पाठ में संख्यावाची पद का ही प्रयोग बताया गया है। तो इसको हम लिखेंगे संख्यावाची पद। संख्या और संख्यावाची पद, जैसे यहाँ आप 20 लिखते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं विंशति। विंशति आपकी किताब में अंत में 1 से लेकर के 100 तक पीछे आप देखेंगे तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्या दी हुई होगी। हाँ, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या दी गई है। आप इसकी सहायता से ये संख्या और संख्यावाची पद लिख लेंगे और हेडिंग पहले में डाल लेंगे संख्यावाची पद। संख्या और संख्यावाची पद, ये पहला प्रश्न हो जाएगा जिसे आप होमवर्क में करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, जो क्लास वर्क करना है उन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। दूसरा है प्रश्नानाम उत्तराणी। आपकी हेडिंग हो जाएगी प्रश्नानाम उत्तराणी। प्यारे बच्चों, अक्सर मैं देखता हूं कि परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं, तो प्रश्न ही आपको नहीं समझ आता है। आप उत्तर तो जानते हैं लेकिन प्रश्न ही आपको नहीं समझ आता है, इसलिए आपको उत्तर देने में मुश्किल होती है। कभी कभी ये होता है घर में भी, चाहे वो आपके ट्यूटर आते हों, चाहे आपके पेरेंट्स कभी कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। कभी कभी डर के मारे नहीं पूछते हो, संकोच के कारण नहीं पूछते हो कि आखिर प्रश्न आपको समझ नहीं आया, और जब प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो उत्तर आप क्या देंगे। इसलिए जो बच्चे थोड़ा सा निडर होते हैं, फ्रैंक होते हैं, वो पूछ लेते हैं, चाहे वो क्लास में हो चाहे घर पे हो। अगर उनसे कोई प्रश्न पूछता है, उनको प्रश्न नहीं समझ में आया, तो वो एक बार प्रश्न फिर से पूछने के लिए कहते हैं कि प्लीज रिपीट वंस अगेन, या कृपया प्रश्न एक बार फिर से पूछें। तो प्रश्न को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में, कस्य भवने प्रश्न सूचक शब्द है कस्य, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सुख सुविधा के, हर प्रकार के सुख सुविधा के साधन थे। तो आप जब कहानी हमने बताया था कि 2 मित्र थे, एक श्रीकंठ और एक कृष्णमूर्ति, एक धनाढ्य परिवार का था, अमीर परिवार का था, और कृष्णमूर्ति नाम का लड़का किसान परिवार का था। तो किसके घर में हर प्रकार के सुख सुविधा के साधन थे? तो स्वाभाविक है जो अमीर होगा, धनाढ्य होगा, धनी परिवार के यहाँ, उनके यहाँ हर प्रकार के सुख सुविधा के साधन हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे श्रीकंठस्य भवने, उत्तर हो जाएगा श्री कंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि
सुख साधनानि सुख साधनानि आसान। उत्तर क्या हो गया? प्रश्न है किसके घर में हर प्रकार के सुख सुविधा के साधन थे? तो आपका उत्तर हो गया श्रीकंठ के घर में हर प्रकार के सुख सुविधा के साधन थे। दूसरा प्रश्न, कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। भृत्य का अर्थ होता है नौकर, भृत्य का अर्थ होता है नौकर। किसके घर में कोई नौकर नहीं था? किसके घर में कोई नौकर नहीं था? तो जो गरीब होगा उसके घर में कोई नौकर नहीं होगा, तो यहां पर हो जाएगा कृष्णमूर्ते। कृष्णमूर्ते गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। भृत्य मतलब नौकर। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। अगला प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार स्वागत किसने किया? जब वो कृष्णमूर्ति के घर जाता है श्रीकंठ जब कृष्णमूर्ति के घर जाता है तो उसका स्वागत सत्कार किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा कृष्णमूर्ति है। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का स्वागत सत्कार किया था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्रीकंठस्य आतिथ्यम आतिथ्यम अकुर्वन्। श्रीकंठ और उसके माता पिता ने, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का स्वागत सत्कार किया था। अगला प्रश्न है सर्वदा पुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ होता है? आप लिखेंगे स्वावलंबने। अभी आपने चैप्टर में पढ़ा कि आत्मनिर्भरता में स्वावलंबने सर्वदा सुखम भवति। स्वावलंबने सर्वदा सुखम भवति। स्वावलंबने सर्वदा सुखम भवति मतलब आत्मनिर्भरता में ही हमेशा सुख होता है, यानी हम अपना काम स्वयं करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा। जब हम दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये समझ में आ गया है प्रश्न? प्रश्न और उत्तर ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। आप उनका उत्तर अवश्य नोट कर लेंगे क्लास में। अगला प्रश्न है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्। अब प्रश्न आपको कैसे समझ में आएगा? श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? कदा, कदा मतलब कब। उत्तर हो जाएगा श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते
श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर प्रातः 9 बजे गया। आगे है कृष्णमूर्ति गत कर्म करा संत। कर्म करा का अर्थ होता है नौकर, काम करने वाले। कृष्णमूर्ति गत कर्म करा संति। कृष्णमूर्ति के घर कितने हैं? कृष्णमूर्ति तो गरीब परिवार का था, तो उसके घर में कितने नौकर थे? उसने क्या कहा था? जब श्रीकंठ ने ये कहा कि मेरे घर तो 10 काम करने वाले लोग हैं, मेरे घर तो 10 काम करने वाले लोग हैं, 10 नौकर हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, तब कृष्णमूर्ति ने कहा था कि मेरे घर में भी तो 8 काम करने वाले लोग हैं जो हमेशा मेरे अधीन रहते हैं। मैं उनके अधीन नहीं रहता हूँ, वो मेरे अधीन रहते हैं। मेरे जैसे जब मैं आदेश दूंगा 24 घंटे वो मेरे साथ रहते हैं। जब मैं उन्हें आदेश दूंगा तब वो काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे नौकर 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। तुम नौकरों के अधीन हो और मेरे यहाँ मेरे नौकर मेरे अधीन हैं। तो यहाँ पर होगा कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्मकरा संत। कृष्णमूर्ति के पास 8 काम करने वाले लोग थे। कौन कौन? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान। तो ये क्लियर हो गया प्रश्न? तो ये प्रश्न आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, क्लास पर साइड में, ठीक है? अगला है तीसरा। तो हमने कहा कि आपको ये चित्र बना करके, ये चित्र बनाएंगे और इसमें संख्यावाची पद काउंट करके, इसको गिन करके आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे पहले में 30 चित्र हैं, 5 5 6 36 हैं। 18 है। 18 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे? अष्टादश। अष्टादश कितने चित्र हैं? अष्टादश। इसी तरह से आप हर चित्र को काउंट करके संख्या, उसको आप संख्यावाची पद लिखेंगे। संख्या और संख्यावाची पद ये आप कर लेंगे। लेकिन ये चित्र बना करके या तो फोटो कॉपी करके लगाइए, या तो चित्र आप आसान है इसको बना सकते हैं। चौथा है, चौथा भी हमने गृह कार्य के लिए कहा है, चत्वारिंशत्। अब ये ब्रैकेट में बॉक्स में संख्यावाची पद दिया हुआ है और आपको भरना है। जैसे पहला है, क्या लिखा है? 28। तो 28 को क्या बोलेंगे? अष्टाविंशति। क्या बोलेंगे? अष्टाविंशति। इसी तरह से 27 को क्या बोलेंगे? सप्तविंशति। 30 को क्या बोलेंगे? 63। 30 को क्या बोलेंगे? 63। 31 को क्या बोलेंगे? 163। इसी तरह से ये आप इसको नोट करेंगे। 24 को क्या बोलेंगे? चतुर्विंशत्। 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत् और 50 को लिखेंगे 50। ये आप कर लेंगे। 5वां भी हमने कहा था कि ये आपको होमवर्क के लिए है। तो होमवर्क में 5वां कैसे करेंगे? पहले तो आप इस चित्र को या तो बनाएंगे और या फोटो कॉपी नहीं बन पा रहा है तो फोटो कॉपी करके उसको लगा लेंगे, चित्र लगा के, तब चित्र आधारित ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। चित्र आधारित प्रश्न। आप चित्र देख करके जो दिए गए शब्द हैं, इन शब्दों की सहायता से आपको 3 वाक्य बनाना है। 3 चित्र हैं, 3 वाक्य बनाना है। अपने से ऐड नहीं करना है, जो दिए गए हैं आपकी हेल्प के लिए, सहायता के लिए, उन्हीं के माध्यम से आपको चित्र बनाना है। तो हम
इसको बता दे रहे हैं, लेकिन इसको आप बेकार में करेंगे, हेडिंग डाल देंगे चित्र आधारित वाक्यांश, चित्र आधारित वाक्यांश, चित्र पर आधारित वाक्य। अब पहला चित्र है, आप ध्यान से, आप एक नजर में देखें तो ऐसा लगता है कि एक ही चित्र है, नहीं, 3 चित्र बने। पहले चित्र में एक किसान हल जोत रहा है, दूसरे चित्र में 2 किसान फावड़े से खेत को जोत रहे हैं, खेत को खोद रहे हैं, और तीसरे में कई लोग, कई किसान, 2 से ज्यादा, वो खेत में धान लगा रहे हैं। तो पहला वाक्य क्या बन जाएगा? अब यहां पहला वाक्य क्या बनेगा? ऐसा मतलब यह, ऐसा एक किसान है तो एक, ऐसा कृषक क्या कर रहा है? क्षेत्रम कृषक, खेत जोत रहा है। क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा कृषक क्षेत्रम कृषक, यह किसान खेत जोत रहा है। चित्र देख करके हमें बताना है। तो पहले में है ऐसा कृषक क्षेत्रम कृषति, यह किसान खेत जोत रहा है। आगे है दूसरा वाक्य क्या बनेगा? 2 किसान हैं, ऐसा एतौ एते, ये पुल्लिंग में क्या रूप चलता है सर्वनाम का? ऐसा एतौ एते, और वह के लिए, तो यह के लिए है, यह, ये दोनों, ये सब, वह के लिए सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब। ऐसा एतौ, एतौ मतलब ये 2, दूसरे चित्र में 2 किसान क्या कर रहे हैं? वो फावड़े से खेत की खुदाई कर रहे हैं। तो एतौ कृषकौ, यहां पर क्या हो जाएगा? कृषकौ। 2 किसान के लिए जैसे बालकः बालकौ बालका, कृषकः कृषकौ कृषका, कृषकः कृषकौ कृषका, कृषकौ मतलब 2 किसान। एतौ कृषकौ खनन कार्यम, यानी खोदने का काम, खनन कार्यम, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, करोति कुरुतः, क्योंकि ये दोनों किसान खेत को खोदने का काम कर रहे हैं या खोदने का काम कर रहे हैं। 2 वाक्य हमारे बन गए। अब तीसरा वाक्य हमारा बनेगा, अब यहाँ पर बहुत सारे बहुवचन में हैं, ऐसा एतौ एते, क्या हो जाएगा? एते कृषकः कृषकौ कृषका, बहुवचन में, एतौ एते कृषकाः। आगे क्या है? धान्यम रोपयन्ति, धान लगा रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं। धान्यम रोपयन्ति, धान्यम रोपयन्ति। 3 वाक्य हमारे बन गए। जितने शब्द दिए गए थे उन शब्दों की सहायता से चित्र को देखते हुए हमने चित्र पर आधारित वाक्य बनाए हैं। पहले चित्र में एक किसान खेत जोत रहा है, तो लिखेंगे ऐसा कृषक क्षेत्रम कृषक, यह किसान खेत जोत रहा है। दूसरा है एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, 2 किसान क्या कर रहे हैं? फावड़े से खुदाई का काम कर रहे हैं। तो एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। और तीसरे में कई किसान क्या कर रहे हैं? खेत में धान लगा रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं। एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ये सब किसान धान को लगा रहे हैं। अब क्या करना है, इसको आप नोट कर लेंगे। मैंने कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि आप फोटो चिपका करके या फोटो बना करके तभी ये वाक्य लिखेंगे, और इसको
गृह कार्य में करना है। अगला प्रश्न है जो आप क्लास वर्क में करेंगे, समयवाचक अंकार। आप लिखेंगे समय, आप क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा समय और समयवाचक पद। समयवाचक पद, समय और समयवाचक पद। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, किताब में जो पहला उदाहरण दिया गया है वो गलत है। गलत इसलिए है कि यहाँ 10:30 दिया हुआ है, यथा समय क्या दिया हुआ है 10:30 अर्थात 10:30 बजे। अब 10:30 बजे को यहाँ लिख दिया गया है सार्ध द्वादश वादनम। द्वादश वादनम नहीं होगा, सार्ध 10 वादनम। क्या हो जाएगा, सार्ध 10 वादनम। सार्ध 10 वादनम। जहां 12:30 होता है वहां पर शब्द क्या ऐड हो जाता है, सार्ध। अब एक दिन आपको और मैं बताऊंगा कि 10:15 बजे को क्या कहेंगे, 9:45 बजे को क्या कहेंगे। अभी आप इतना सीख लीजिए कि 10:30 को क्या बोलेंगे, सार्ध 10 वादनम। 7 o'clock है, इसको बोलेंगे सप्तवादनम। सप्तवादनम, 7 को सप्त बोलते हैं और बजे को वादनम, सप्तवादनम। 2:30 यानी 2:30 बजे, इसको बोलते हैं सार्ध द्विवादनम। सार्ध द्विवादनम। इसी तरह से 11 o'clock, सार्ध एकादश वादनम। यहाँ सार्ध नहीं होगा, एकादश वादनम। एकादश वादनम। आगे है 4:30, सार्ध चतुर्वादनम। चतुर्वादनम, चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। ठीक है, 10:30 को सार्ध 10 वादनम, 7 बजे को सप्तवादनम, 2:30 को सार्ध द्विवादनम, 11 o'clock को एकादश वादनम, 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम। इसके बाद 1:30 है, सार्ध एक वादनम। सार्ध एक वादनम। इसी तरह से आगे है 5 o'clock। क्या है, 5 o'clock, इसको क्या लिखेंगे, पंचवादनम। पंचवादनम। इसको क्या लिखेंगे, पंचवादनम। इसी तरह से 3:30, सार्ध त्रिवादनम। सार्ध त्रयवादनम। सार्ध त्रयवादनम या सार्ध त्रिवादनम। सार्ध त्रयवादनम, त्रिवादनम, सार्ध त्रयवादनम। इसी तरह से 9 o'clock,
सार्ध द्वादश वादनम। यहाँ पर आएगा जो उदाहरण दिया हुआ है सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। इसी तरह से 8 o'clock अष्टवादनम, अष्टवादनम। और अंत में है 7:30, इसको बोलेंगे सार्ध सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम। सार्ध सप्तवादनम। इस तरह से संख्यावाचक आप इसको त्रय के बजाय त्रि कर दी ज्यादा अच्छा है। सार्ध त्रिवादनम। इस तरह से संख्यावाचक पद लिखते हैं। संख्या का है समयवाचक पद, समय दिया हुआ है और समयवाचक पद हमें लिखना है। 10:30 को सार्ध दशवादनम, 7 o'clock को सप्तवादनम, 2:30 को सार्ध द्विवादनम। इसी तरह से 11 o'clock को एकादशवादनम, 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 को सार्ध एकवादनम, 5 o'clock को पंचवादनम, 3:30 को सार्ध त्रिवादनम, 9 o'clock को नववादनम, 12:30 को सार्ध द्वादशवादनम, 8 o'clock को अष्टवादनम और 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। क्लियर हो गया? ये आप क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अब अंतिम प्रश्न है 7वां। अंतिम प्रश्न है रिक्त स्थान भरना है। आप लिखेंगे रिक्त स्थानानि भूति। हेडिंग क्या डालेंगे? रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानानि भूति, रिक्त स्थानानि भूति। जैसे लिखा है ऊपर बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, उन्हीं की सहायता से हमें ये शब्द भरने हैं। जैसे ऋतवः भवन्ति, पहला है ऋतवः भवन्ति, कत ऋतवः भवन्ति, तो षड् षड् ऋतवः, षड् ऋतवः भवन्ति, षड् ऋतवः भवन्ति। 6 ऋतुएं होती हैं। षट का अर्थ होता है 6। षट ऋतवः, जो शब्द हम भरेंगे उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। जो शब्द भरेंगे उसके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। ऋतवः। इसी तरह से ख में है मासाः भवन्ति, मासाः भवन्ति, महीने कितने होते हैं? ऊपर आप कहीं देख रहे हैं लिखा होगा 12 महीने होते हैं, 12, तो मासाः, मासाः 12 भवन्ति, मासाः 12 भवन्ति, अर्थात 12 महीने होते हैं, महीने 12 होते हैं। इसी तरह से अगला है एकस्मिन् मासे अथवा दिवसाः भवन्ति। एक महीने में कितने दिन होते हैं? या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। तो दोनों शब्द ऊपर दिया हुआ है 63, एक 63, 63 मतलब 30, एक 63 मतलब 31। एकस्मिन् मासे एकस्मिन् मासे 63 अथवा
अथवा एक ट्रेन से दिवसार भवन एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। जो शब्द हम पढ़ते हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। आगे है फरवरी माह से सामान्यतः, फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? अष्टाविंशति, 28 दिन। तो इसको लिखेंगे फरवरी माह से प्रायः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। आगे क्या है? मम शरीरे दो हस्त, मम शरीरे दो मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? दो हस्तौ, दो वचन में हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में दो हाथ हैं। मेरे शरीर में दो हाथ हैं। तो ये इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ये तो आपका क्लास वर्क और होमवर्क हमने बता दिया था। गृह कार्य एक बार फिर से नोट कर दे रहे हैं। गृह कार्य में जो आप प्रश्न करेंगे, गृह कार्य में आप करेंगे प्रश्न 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5 ये प्रश्न आप गृह कार्य में करेंगे। और साथ ही ध्यातव्य में जो हिंदी महीने में कौन सी ऋतुएं में कितनी ऋतुएं होती हैं और किस ऋतु में कौन से महीने आते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। इसलिए ध्यातव्य जो बॉक्स दिया हुआ है, ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है, ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। और इसमें जो लिखा हुआ है कि चैत्र और वैशाख बसंत ऋतु में, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु में, श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु में, आश्विन और कार्तिक शरद ऋतु में, मार्गशीर्ष और पौष हेमंत ऋतु में, माघ और फागुन शिशिर ऋतु में। तो ये जिन 6 ऋतुएं होती हैं हमारे देश में, इन 6 ऋतुओं में कौन कौन से महीने किस ऋतु में आते हैं, ये सीधे दिया हुआ हिंदी के महीने हैं। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फागुन। तो ये आप अवश्य कर लिख लेंगे और साथ में ये पाठ को पढ़ लेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से देखेंगे कि जो प्रश्न आपको बताया गया है हम उसको पढ़ें। केवल लिख लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसको आप समय निकाल करके पढ़ें और गृह कार्य की साइड में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। अगले मुलाकात जब हमारा पीरियड होगा तो हम लोग चौथे पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथा पाठ